नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए राजस्थान भूगोल की कक्षा चल रही है, तो चलो शुरू करते हैं राजस्थान की भूगोल की कक्षा। इसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, भौतिक विभाग पढ़ लिए, पश्चिमी विस्तार स्थिति हमने पढ़ ली और अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिए, अपवाह तंत्र हमने पढ़ लिया, राजस्थान की जलवायु हमने पढ़ ली। इसके बाद आज हम यहाँ से शुरू करेंगे राजस्थान की मिट्टी। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अभी तक किसी ने कमेंट ही नहीं किया, क्लास देख लेते हैं बस कमेंट नहीं करते। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट अपने हिंदी क्लास अपन जल्दी ही कल से चालू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं राजस्थान की मिट्टी। अगर ये आज क्लास पूरी हो जाती है तो कल से अपन हिंदी की क्लास चालू करेंगे। ऑब्जेक्टिव राजस्थान की मिट्टी। सिरोजम मिट्टी। सिरोजम मिट्टी, इस मिट्टी को अरावली के पश्चिमी में रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने वाले कारण धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग पीला भूरा होता है तथा इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होने के कारण उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है। यह मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी, यह मरुस्थलीय भागों में पाई जाने वाली लाल रंग की मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। देखो, सिरोजन मिट्टी तो अरावली पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। किसमें? अरावली पश्चिमी क्षेत्र। इसमें सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अरावली पश्चिमी क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। अरावली में सिरोजम, अरावली पश्चिमी क्षेत्र, सिरोजम अरावली पश्चिमी क्षेत्र। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। कहाँ पे? मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। और अभी अपने राजस्थान जो चतुर्श्रेणी भर्ती है उसमें मिट्टी से रिलेटेड पर्सन बनाता दोस्तों, तो मिट्टी से रिलेटेड पर्सन आपकी इसमें ही बनेगा। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है, ये मिट्टी की। तो ये मिट्टी की क्लास आप पूरी देखें। लाल बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय भागों में पाई जाने वाली लाल रंग की मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें यूँ भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल बलुई मिट्टी में। इसका विस्तार जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में है। लाल दोमट मिट्टी, यह बारीक कणों तथा नमी धारण करने वाली लाल मिट्टी है। लाल दोमट मिट्टी क्या है? बारीक तो बारीक होती है और एक नमी धारण करने वाली मिट्टी है। इसमें लोह ऑक्साइड के लवण अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। यह विशेष रूप से मक्के के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मक्के के उत्पादन के लिए। किसके लिए? मक्के के उत्पादन के लिए। लाल दोमट मिट्टी इसके लिए, मक्के के उत्पादन के लिए। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी अरावली की ऊपरी भाग में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वत तो हमेशा ऊपर रहता है, तो ये मिट्टी क्या है? ऊपरी भाग में मिलेगी आपको। इस मिट्टी का रंग लाल से लेकर पीले भूरे रंग का होता है। ये घिसेंगे पहले, उसके बाद में बताएंगे। 3 बार एक बार में करूँगा वो नहीं, वो 3 बार बुला रहे हैं क्योंकि 3 बार का लिख रहा है ना पीछे। इस मिट्टी की गहराई कम होने के कारण इस पर खेती नहीं की जा सकती। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, इस पर कौन सी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती? पर्वतीय, क्योंकि पर्वत पे खेती कैसे करना संभव है? पर्वत पे तो आप खेती कर ही नहीं पाओगे, तो इस मिट्टी पे खेती नहीं की जा सकती। ये आप इसको थोड़ा मोस्ट लगा लेना, ठीक। और ये कौन कौन से ज़िलों में मिलती है? इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अरवल जिलों में पहाड़ी भागों में होता है। कहाँ है? पहाड़ी भागों में। पर्वतीय मिट्टी है तो ऑब्वियसली आपको पहाड़ी भागों में ही मिलेगी बलुई मिट्टी। यह मिट्टी राज्य के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अरावली के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह मिट्टी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू व चूरू जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में? उत्तरी पश्चिमी भाग में। मोस्ट लगा लेना इसको, उत्तरी पश्चिमी भाग। बलुई मिट्टी का है उत्तरी पश्चिमी भाग। बाजरा, मोठ तथा मूंग जैसी खरीफ फसलों के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है।
कई बार पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बाजरा, मोठ तथा मूंग जैसी खरीफ की फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो बलुई मिट्टी। दोस्तों, ये छोटे छोटे इफेक्ट वाले प्रश्न हैं जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और हमसे गलत हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। अगली अपनी जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसका रंग पीला होता है। यह बहुत उपजाऊ होती है तथा इनमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। नदियों द्वारा पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। पहले तो ये आप ध्यान रखो, नदियों द्वारा कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। यह बहुत उपजाऊ होती है तथा इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें होती है। देखो, इसमें खरीफ भी होती है और रबी भी होती है, दोनों प्रकार की फसलें होती है। खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलें होती है इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। किसमें? जलोढ़ या दोमट मिट्टी में। लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का विभिन्न प्रकार है जो प्राकृतिक रूप से निम्न भूभागों में जल प्लावन की स्थितियों का परिणाम है। इसमें क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर जिलों में पाई जाती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक इसमें दिया हुआ है, आप वहाँ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले बच्चे। काली मिट्टी। तो देखो, काली मिट्टी अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इसमें तो पाई जाती है सही। बाकी काली मिट्टी से भी राजस्थान जो चतुर्श्रेणी बढ़ती है उसमें प्रश्न बनाता अपने, तो इसमें भी बनेगा दोस्तों। अपने मिट्टी से रिलेटेड 1% तो आना ही आना है भर्ती में। भीलवाड़ा, टोंक, मालवा प्रदेश, चंबल तथा बनास बेसिन, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी में काली तथा लाल व पीली मिट्टी मिलती है। इसमें लोहा, सिलिका, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, कार्बन व जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, सरसों, दलहन रसदार फसल हेतु उपयुक्त इस मिट्टी में नाइट्रोजन अपेक्षा अधिक मिलती है। देखो, इस मिट्टी में क्या मिलती है? नाइट्रोजन की अधिकता मिलती है। और अभी इस मिट्टी से रिलेटेड क्या प्रश्न आया था? शायद ये आया था कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसमें अधिकता मिलती है नाइट्रोजन की। प्राकृतिक वनस्पति। अगला टॉपिक है अपना प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में वन विस्तार। राजस्थान की प्राकृतिक संरचना इस प्रकार की है। यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों का क्षेत्र 33.33 होने की अपेक्षा की गई है, किंतु राजस्थान में केवल 9.57 भाग पर ही वन है क्षेत्र है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र 32,727 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,727। इसमें लगभग 38.11 आरक्षित वन है। कितना आरक्षित वन? 38.11। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों, वेरी मोस्ट लगा लेना, वेरी मोस्ट। बच्चे भूल जाते हैं कितने। वेरी मोस्ट लगा लेना। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वहाँ पेपर में इसमें यूँ भी पूछ चुका है अभी तक कि राजस्थान में वनों का प्रकार कौन सा नहीं है। वहाँ आरक्षित वन दे दिया, सुरक्षित वन दे दिया, अवर्गीकृत और वर्गीकृत भी दे दिया दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, एक तो आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। वर्गीकृत वन कभी भी नहीं होता सर। भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार। जय श्री राम। भौगोलिक दृष्टि से जलवायु, वनस्पति की प्रकृति एवं उनमें उपलब्ध वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से देखना आप। राजस्थान जो अपने हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी का भर्ती का पेपर होगा उसके बाद देखना कितने सारे प्रश्न अपने इन क्लासों में से मिलते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही कंटेंट ला रहा हूँ जो पेपर में आएगा ही आएगा, अपने कोई फालतू नहीं। उत्तरी उष्ण कटिबंध शुष्क पतझड़ वन।
ये वन मुख्य रूप से उदयपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उदयपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पे? उदयपुर और बांसवाड़ा में। वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 मीटर से 7.5 मीटर के बीच है, लेकिन जहाँ मिट्टी गहरी और जल आपूर्ति अच्छी है वहाँ इनकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर पहुँच जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। सामान्य रूप में पाई जाने वाली किस्मों में आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खेर, नीम तथा अन्य वृक्षों में बेड़ा, धमन, खिरनी, सेमल व टिमरू मुख्य है। कौन कौन से? ये सभी जो किस्में हैं वृक्षों की, ये सभी वृक्ष इसमें मोस्ट हैं। मिश्रित वन। ऐसे वन उदयपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी और सिरोही के कुछ भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और उष्णकटिबंधीय उदयपुर और बांसवाड़ा की तरफ। ये आप इफेक्ट याद रखना, उदयपुर और बांसवाड़ा की तरफ पाए जाने वाले कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये उदयपुर और बांसवाड़ा की तरफ पाए जाते हैं। और मिश्रित पतझड़ वन अपने उदयपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भाग में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। राज्य के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 35 सेंटीमीटर है और तापमान में विषमताएं शीत ऋतु में निम्नतम 10 डिग्री सेल्सियस से ग्रीष्म ऋतु में 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलती है। सर्दी में तो कितना तापमान हो जाता है? 10 डिग्री और गर्मी में 46 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ये वन 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ सामान्य रूप से धोगड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामुन, बबूल व खेर आदि के वृक्ष मिल हैं। शुष्क सागवान वन। अब देखो शुष्क सागवान कहाँ कहाँ मिलते हैं अपन को, वो पढ़ेंगे अपन। ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। पहले तो ये कि 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। और 75 से 1 दक्षिणी भाग में कितनी वर्षा होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। कितने? मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। यहाँ पर देसी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में होता है। शुष्क सागवान वन का यहाँ पर बरगद, आम, तेंदू, सालर, गूलर, महुआ, सिरसी, सरस, खेर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में इनकी अधिकांश पत्तियां गिर जाती है, अतः ये मानसूनी वनों की श्रेणी में आते हैं। सागवान मुख्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा बेल्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा बेल्ट में। शुष्क सागवान वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.26 भाग में पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरे नंबर हैं 9784677436। इस पे आप हाई लिख के मैसेज कर लो। ये गुड मॉर्निंग सुबह सुबह मैसेज कर दो ये नंबरों पे, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये नंबरों पे। तो इस नंबर पे आप हाई या तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब अगला है अपना उष्णकटिबंधीय कटीले वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। देखो उष्णकटिबंधीय वन एक तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क। एक तो ये याद रखना है आपको। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पश्चिमी राजस्थान, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में। वर्षा कितनी? 25 से 50। एक तो ये दूसरा इफेक्ट आपको ये याद रखना है। वर्षा कितनी? 25 से 50। इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इनमें कांटेदार व जड़ें होती है, जैसे होती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू जिलों, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में इस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता होती है। जो भाई जैसलमेर, बाड़मेर उधर के होंगे तो वो जानते होंगे, उनके इलाके में तो काफ़ी उगते हैं ये वन।
ये झाड़ियाँ काफ़ी उगती है। इनमें रेतीले मैदानों में झाड़ियों की प्रधानता रहती है, जबकि अर्धशुष्क भागों में खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, केर आदि वृक्ष मिलते हैं। इनमें खेजड़ी एक बहुउपयोगी वृक्ष है, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा ही मिला है। मोस्ट लगा लें, देखो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा भी मिला है। किसको? खेजड़ी को। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रा किया करो दोस्तों, उससे क्या है कि मेरा मनोबल और बढ़ेगा, तो मैं आगे क्लासें लाता रहूँगा आपके लिए। आबू पर्वत के चारों तरफ का लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का, जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इन वनों के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। आबू पर्वत के ढलानों तथा तल के आसपास पाई जाने वाली वृक्षों तथा झाड़ियों में बांस, आम, धाऊ की कुछ प्रजातियों, सीरियस, बेल, जामुन तथा रोइडा प्रमुख है। देखो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये आबू पर्वत, पहले तो ये कहाँ मिलते हैं, ये रखो पहले आबू पर्वत पे। कहाँ पे? आबू पर्वत। और 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। वनों का आर्थिक महत्व इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण को शुद्ध रखते, जलवायु को सम बनाते हैं तथा तापमान अधिक एवं कम से रोकते हैं तथा आर्द्रता में वृद्धि कर वर्षा में सहायक होते हैं। वहीं दूसरी ओर वनों से अनेक प्रकार की उपजें प्राप्त होती है। राज्य की लगभग 10 करोड़ की वार्षिक आय प्राप्त होती है। इन वनों से प्राप्त उपजों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। मुख्य वनों, इन प्रकार की उपजों में इमारती लकड़ी, गोला लकड़ी, ईंधन लकड़ी आदि शामिल है। इमारती लकड़ी कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये पढ़ेंगे अपन। इमारती लकड़ी राज्य में सागवान, दोगड़ा, सालर, शीशम, बबूल आदि की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने एवं अन्य उपयोग में किया जाता है। राज्य के वन क्षेत्र के लगभग 12% क्षेत्र पर सागवान तथा 6% क्षेत्र पर सालर के वृक्ष हैं। कितने पे? 12% पे तो सागवान और 6% पे सालर, ये आपको याद रखना है। ईंधन हेतु लकड़ी और कोयला। वनों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा ईंधन के रूप में सदैव किया जाता है। जलाने की लकड़ी में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा का किया जाता है। इसमें कोयला भी बनाया जाता है। केर, कीकर, बबूल, फोना, खेजड़ा आदि वृक्षों की भी उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। गौण उपज, इसके अंतर्गत वनों से प्राप्त होने वाली छोटी छोटी उपजें आती है, जैसे फल, पत्तियां, घास, गोंद, बांस, कत्था, खस, शहद व मोम तथा जड़ी बूटियाँ आदि। तेंदुपत्ता, इसका उपयोग बीड़ी बनाने हेतु किया जाता है। सबको पता है दोस्तों, तेंदु का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बीड़ी बनाने के प्रमुख केंद्र जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, झालावाड़, पाली आदि हैं। बांस, इसका उपयोग टोकरी, चारपाई, झोपड़ी, कागज तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही तथा भरतपुर जिलों में बांस मुख्य उपलब्ध है। आंवला या झाबुई, आंवला की झाड़ियाँ जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। इसकी छाल चमड़ा साफ करने के लिए बहुत उत्तम है। गोंद, कत्था तथा लाख, ये मोस्ट है दोस्तों, गोंद, कत्था तथा लाख। वनों से प्राप्त उपजों में गोंद, कत्था तथा लाख प्रमुख हैं। गोंद अनेक वर्षों जैसे खेजड़ा, बबूल, ढाक, नीम, पीपल आदि से प्राप्त किया जाता है। राज्य में गोंद का निर्यात किया जाता है। घास, कस, महुआ, ये भी मोस्ट है दोस्तों, इसका भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, उसे भी ध्यान से पढ़ें। घास, खस, महुआ, राज्य के अनेक प्रकार की घास प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसका उपयोग पशु चारे के अतिरिक्त रस्सी, झाड़ू आदि बनाने में किया जाता है। खस भी एक प्रकार की घास है जो सुगंधित है। खस एक प्रकार की घास है जो सुगंधित है, इसका तेल निकाला जाता है तथा टाटियाँ बनाई जाती है, जो कमरों को ठंडा रखने में काम आती है। आप देखते होंगे कि आप कई बार कूलर लाते हो, कूलर में जो घास लगी रहती है वो खस घास होती है दोस्तों।
महुआ वृक्ष, तभी आप कभी कूलर चलाते हो तो आपका कमरा ठंडा हो जाता है, वो जालियाँ जैसे गर्म होती है। महुआ वृक्ष से प्राप्त फल का उपयोग तेल और शराब बनाने में किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी भील इसका उपयोग करते हैं। शहद व मोम, शहद की मक्खियों के छत्तों से शहद व मोम प्राप्त किया जाता है। अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा आदि जिलों से यह विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है। औषधीय पौधे, वनों में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जोधपुर केंद्र ने इस प्रकार के 200 से अधिक पौधों का पता लगाया है जिनका औषधीय उपयोग संभव है। इनमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, गूगल, नीम, कड़ाया, चंदन, अरंड, रतनजोत, सफेद मूसली, अश्वगंधा, सतावरी, अमलतास, तुलसी, सर्पगंधा इत्यादि प्रमुख हैं। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अब हम ये पढ़ेंगे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? एक तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा, झालावाड़ जिलों में 274 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना दोस्तों? 274 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ है दोस्तों? 274 वर्ग किलोमीटर। जय श्री राम। इसकी स्थापना 1955 में की गई दोस्तों, याद रखना 1955 में इसकी स्थापना की गई। सितंबर 2004 में राज्य सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 2004 में, जिसे जनवरी 2012 में केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त हुई। यहाँ पर सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सूअर और गागरून तोते प्रमुख वन्यजीव है। रणथंभौर और सरिस्का के बाद यह राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन युक्त है। दोस्तों, अपने राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपने राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर है। इसे 1956 में अभयारण्य बनाया गया। दोस्तों या मोस्ट लगा लेना 1956 में। वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला? 1981 में। कब मिला? 1981 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1981 में। और मुकुंदरा को कब मिला था? 2012 में, क्योंकि मुकुंदरा बाद में बना था तो मुकुंदरा को बाद में मिला था। इसे 1900 बस इनके आप क्वेश्चन याद रखने हैं कि इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। मुकुंदरा को 2012 में मिला, इसको 1981 में मिला। मुकुंदरा को 2012 में मिला, केवलादेव को 1981 में मिला। ये 29 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें 11 वर्ग किलोमीटर झील है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर कोष में शामिल किया गया। इसको 1985 में विश्व धरोहर। इस कई बार परमा प्रश्न पूछ लेता है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में कोष में कब शामिल किया गया, तो वहाँ ऑप्शन देगा आपको 1981, सेकेंड ऑप्शन देगा 1982, थर्ड ऑप्शन देगा 1984 और फोर्थ ऑप्शन देगा 1985। तो आपको याद रखना है 1985। इस उद्यान का नाम केवलादेव शिव के नाम पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस यहाँ सर्दी के महीने में निवास करते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है। यह जल पक्षियों की स्वर्ग स्थली माना जाता है। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि अपन को पेपर अब नज़दीक आ रहा है तो के साथ ख़त्म करनी है और फिर आपको रिवीजन भी करना है इसका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट लगा लेना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में प्रश्न बनते हैं इससे काफ़ी। बाघों की भूमि, लैंड ऑफ टाइगर्स के नाम से प्रसिद्ध यह राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले के 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण रणथंभौर की स्थापना एक अभयारण्य के रूप में 1955 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1955 में। कब हुई? 1955 में। वर्ष 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला इसे? 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। कब? 1980 में। वर्ष 1974 में यह बाघ परियोजना संचालित की गई। इस उद्यान के प्रमुख आकर्षक बाघ, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा, मगरमच्छ, मच्छीखोरा एवं काला गरुड़ हैं। यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से 1996-97 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1996-97 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला ये याद रखना है, 1980 में। दरा राष्ट्रीय उद्यान। दरा राष्ट्रीय उद्यान को 2004 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व यह राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह कोटा में स्थित है। कहाँ पे? दरा, कोटा में स्थित। आपने दरा की नाल देखी होगी दोस्तों, तो वो दरा की तरफ ही पड़ती है, दरा की नाल। दरा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का निवास है। क्या है? एशियाई शेरों का निवास। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसका 20% हिस्सा रेतीली टीलों से आच्छादित है। राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में अवस्थित यह अक्कलवुड फॉसिल पार्क अवस्थित है। क्या है दोस्तों? मोस्ट लगा लेना, अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट, इसको तो मोस्ट ही लगा लेना दोस्तों, ये तो रिपीटेड है बार बार पेपर में। यह पार्क पशुओं तथा जीवाश्मों का संग्रह है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना। इसे बाघों की मांद कहा जाता है। इसे वर्ष 1955 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और वर्ष 1958 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया। कब किया गया? 1958 में दोस्तों। आपको ये वर्ष याद रखना है, 1958। ये इसे 1958 में अभयारण्य का दर्जा मिला। ये वर्ष आपको याद रखना है बस, 1958 में। कब? 1958 में सरिस्का को। वर्ष 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया। देखो 58 में तो अभयारण्य का दर्जा मिला और राष्ट्रीय उद्यान इसे 1990 में मिला। इन दोनों में अंतर याद रखना दोस्तों। वर्ष 1978 से 79 में यहाँ बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। कब की गई? 78 से 79 में। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। 78 से 79। राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। और देखो सरिस्का में क्या मिलते हैं? सबसे ज़्यादा मोर। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य निम्न हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। इसमें शुरू में यहाँ पर जैसलमेर अभयारण्य। इस अभयारण्य को 1955 में उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जैसलमेर जिले के नज़दीक 52 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया। कितने? 52 वर्ग किलोमीटर में। जो जैसलमेर जिले का है उदयपुर में। ये 2% आपके यहाँ इसमें बनते हैं। जैसलमेर जिले उदयपुर में है और 1955 में इसे उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जैसलमेर जिले में बनाया गया। यह बोरा पक्षी के आश्रय स्थल के रूप में विशेष पहचान रखता है। यहाँ तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर, चितकबरे, हिरण, काला भालू आदि वन्य जीव मिलते हैं। वन विहार अभयारण्य। ये धौलपुर में रामसागर झील के नीचे 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। यहाँ मिलने वाले वन्य जीव शेर, गीदड़, चीतल, बघेरे, रीछ एवं नीलगाय प्रमुख हैं।
यह अभ्यारण्य पक्षियों के उत्तम आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। तो वन विहार कहाँ है? सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, धौलपुर में। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य ऐसे तो जयपुर में है दोस्तों। वर्ष 1980 में स्थापित यह अभ्यारण्य लगभग 52 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ एक जैविक उद्यान भी स्थापित है, जो राज्य का पहला जैविक उद्यान है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीवों में काला हिरण, जंगली सुअर, भेड़िया, सेही नहीं होता क्या, जिसके ऊपर वो कांटे रहते हैं, उसे बोलते हैं सेही। एक जंतु होता है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, उसे बोलते हैं सेही। पैंथर इत्यादि शामिल हैं। इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न चिड़ियाघरों में रह रहे वन्य पक्षियों, विशेष रूप से विलुप्त हो रही प्रजातियों को प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध कराना है। देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य 1980 में स्थापित किया गया। ये तिथि आपको यहाँ याद रखनी, 1980। राजस्थान में जंतुआलय, छोटे आकार के वन अभ्यारण्यों को राजस्थान में जंतुआलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतुआलय। जो छोटे आकार के अभ्यारण्य होते हैं दोस्तों, उन्हें राजस्थान में जंतुआलय कहा जाता है। राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में स्थित है। कोटा में तो आपने देखा ही होगा, नयापुरा में है जंतुआलय, जिसे अपन चिड़ियाघर बोलते हैं। जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1876 ईस्वी में। यह राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंतुआलय है। यह मगरमच्छ और घड़ियालों की कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। अब इसे बंद किया जा चुका है। जोधपुर जंतुआलय की स्थापना 1936 में की गई है। कब की गई है? 1936 में। यह पक्षीशाला और गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में की गई है। कब की गई? 1954 में। यह राज्य का नवीनतम जंतुआलय है। अब राज्य पशु चिंकारा तथा ऊँट ये पढ़ेंगे अपन। ये सब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिंकारा, गोडावन, रोहिड़ा, खिजड़ी, इन सबको आप 2-3 बार देखना, वीडियो को याद हो जाएगा। ये सब 19 या तो किसी ने पहले पढ़ रखा होगा तो उसका तो रिवीजन हो ही जाएगा। जो जिसने पहली बार पढ़ेगा ये क्लास, तो उसका तो ये क्लास उसके लिए तो रामबाण साबित होगी। 19 सितंबर 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित करने के साथ ही राजस्थान में 2 राज्य पशु चिंकारा तथा ऊँट हो गए। 19 सितंबर 2014 कब इन्हें राज्य पशु घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014 को। चिंकारा 1981 में राज्य पशु घोषित, इसे छोटा हिरण के नाम से जाना जाता है। ऊँट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा को तो कब? 1981 में, और ऊँट को 2014 में, 19 सितंबर 2014 में। देखो दोस्तों, क्लास बड़ी मुश्किल से लाई जाती है। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मनोबल टूटता है, मेरा फिर क्लास लाने का मन नहीं करता दोस्तों। मैं तो ना भाई, अपन भी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अपना भी रिवीजन हो जाएगा, मैं और बच्चों का भी कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा। इस वजह से मैं क्लासें लाता हूँ। मैं तो क्या है, मैं तो अपनी पढ़ाई से पढ़ाई मैंने, कोई बात नहीं, किसी का भला हो एक क्लास लाने से, किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा हो और आपका कमेंट करने में पता है क्या जाने क्या होता है, जाने तो कोई बिल्ली खा जाएगी आपको एक कमेंट कर दोगे तो। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 में। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। यह मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर की सेवनगाह इसके लिए उपयुक्त है। यह सोन चिड़िया तथा शर्मिला पक्षी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, सोन चिड़िया और शर्मिला पक्षी, ज़्यादातर सोन चिड़िया के नाम से इसे जाना जाता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़ा को 1983 में राज्य
राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। यह मुख्यतः थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसे मारवाड़ टीका के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, मारवाड़ टीका के नाम से। और यह सन याद रखना दोस्तों, 1983 जय में श्री राम। रोइडा। देखो 81 में चिंकारा, 83 में रोइडा, 83 में खेजड़ी और 48 में बास्केटबॉल। और 19 सितंबर 2014 ऊँट, 19 सितंबर 2014 ऊँट 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा आपको। राज्यवश खेजड़ी, खेजड़ी को 19 राज्यवश घोषित किया गया। इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष शामी जाति के नाम से जाना जाता है। इसके फूल को मिंजर तथा फल को सांगरी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट लगा लेना, इसके फूल को मिंजर तथा फल को सांगरी कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सांगरी क्या है। तो खेजड़ी का एक फल है जिसे सांगरी बोलते हैं। मिंजर क्या है, पेपर में ही पूछा जा चुका है। तो खेजड़ी का जो फूल, खेजड़ी वृक्ष का जो फूल है उसे मिंजर बोलते हैं। ये दोनों दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें इन दोनों पर्सन को हल्के में मत लेना। ये जब पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं वहाँ, मिंजर और सांगरी। बस केवल एक ही है चिंकारा, जिसे 81 में राज्य पशु का, और बाकी पुष्प केजड़ी, पुष्प, रोइडा, ये आपको 83 याद रखना है। वहाँ 81 मत करके आ जाना दोस्तों, पेपर में आ जाए तो राज्य पुष्प कभी राज्य पुष्प का वहाँ 83 की जगह आप 81 लगा दो, आपका गलत हो जाएगा 1%। क्योंकि छोटे छोटे पर्सन जो इजी पर्सन होते हैं उनसे मेरिट तय होती है और उनसे व्यक्ति बाहर हो जाता है वहाँ मेरिट से। और आप जानते हो कि राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की मेरिट तो बहुत हाई जाने वाली है, और उसमें तो आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। अगला है अपना बास्केटबॉल। 1948 को राज्य खेल घोषित किया गया। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर बास्केट संघ है। राज्य शास्त्रीय नृत्य घूमर, यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य। घूमर तो सर आप जानते हो सभी बच्चे, इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। और राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य, और ये जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है ये थोड़ा सा हम कल देख लेंगे, कल की वीडियो में। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास, छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपके कमेंट करने में जाने क्या हो जाता है दोस्तों, क्लास देख लेते हो कमेंट कर देनी हो। तो मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।